स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपनी अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन प्रभाव के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अपनी बात चल रही थी अनुप्रयोग के, अतिसंयुग्मन प्रभाव के अनुप्रयोग। इसमें सबसे पहले अपन ने सब कैटेगरी ली थी। सबसे पहले अपन बात कर रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती के स्थायित्व की बात कर रहे थे। मध्यवर्ती का स्थायित्व यहाँ पे सबसे पहले अपन ने काम में लिया था। यहाँ पे जो अपन ने सबसे पहले क्या लिया था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जिसमें अपने इससे जो पीछे का लेक्चर था उसमें पढ़ लिया था। अपन एक एग्जांपल देखा था जिसमें स्टेबिलिटी बताई जा रही थी। उस एग्जांपल में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को काम में लेके अपन अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर रिलेटिव स्टेबिलिटी बता रहे थे। उसमें अपन ने एक एग्जांपल पढ़ लिया था। अब मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ही एग्जांपल्स की, जिसमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी अपन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को काम में लेके बताएंगे। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे ध्यान से समझिएगा। एग्जांपल, मैंने कोई एग्जांपल लिया जैसे CH3 CH2 पॉजिटिव, CD3 CH2 पॉजिटिव, इसी तरीके से CT3 CH2 पॉजिटिव। ये कार्बोकेटायंस अपने को क्वेश्चन में दिए गए हैं। इसमें से रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। अपने को क्या पूछ ले, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। रिलेटिव स्टेबिलिटी पूछ ले, इसमें से स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इन ग्रुप्स की। कल अपन ने बात की थी, एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और एक इंडक्टिव इफेक्ट। इन दोनों की कंपैरेटिवली अपन बात करेंगे क्वेश्चन में, एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन और एक इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसमें कॉमन क्या है, CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव। डिफरेंट ग्रुप कौन कौन से हैं, CH3 CD3 और CT3। अगर इनकी मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रेरणिक प्रभाव, कंपैरेटिवली अपन इसको किससे जोड़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन या अतिसंयुग्मन प्रभाव से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रेरणिक प्रभाव का ऑर्डर क्या होगा, तो CH3 CD3 और CT3 में अगर मैं बात करूं प्रेरणिक प्रभाव सबसे ज्यादा, अगर इन समस्थानिक आइसोटोप में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा किसका होता है, ट्राइटियम, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद प्रोटियम। ये क्या होता है, बेसिकली ऑर्डर होता है किसका, इस प्रेरणिक प्रभाव का। तो प्रेरणिक प्रभाव का ऑर्डर ये हो गया, जिसमें क्या है, ये प्लस आई प्रभाव का ऑर्डर हो गया। अब रिलेटिव अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं तो इनके साथ कार्बन की वैलेंसी के साथ अगर मैं इनको लिखता हूं तो CT3 का सबसे ज्यादा, CD3 का सबसे ज्यादा, उसके बाद CH3 था। ये अपने क्या हो गया, प्लस आई प्रभाव या प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर इन ग्रुप्स का क्या हो गया, रिलेटिव प्रभाव जो अपना क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। अब अगर मैं बात करूं अतिसंयुग्मन प्रभाव के आधार पर, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के आधार पर अतिसंयुग्मन प्रभाव में अपन ने कल पढ़ा था कि अतिसंयुग्मन प्रभाव के आधार पर रिलेटिव आइसोटोप के आधार पर अपन ने क्या पढ़ा था कि जो आइसोटोप में है उसमें हाइड्रोजन सबसे ज्यादा अतिसंयुग्मन प्रभाव देता है, उसके बाद ड्यूटेरियम और उसके बाद ट्राइटियम। अगर मैं बात करूं, अगर रिलेटिव में किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, इन ग्रुप्स की, तो रिलेटिव ग्रुप्स में अगर यहाँ पे क्या आएगा, CH3, यहाँ पे क्या आएगा, CD3 और यहाँ पे क्या आएगा, CT3। तो रिलेटिव ग्रुप्स के आधार पर ये किसका ऑर्डर हो गया, अतिसंयुग्मन प्रभाव, जिसमें ये कौन सा इफेक्ट दे रहे हैं, प्लस एच प्रभाव। अब बात आती है कि इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी अगर डिपेंड करेगी तो या तो प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर होगी या अतिसंयुग्मन प्रभाव के आधार पर। अब बात आती है इनकी स्टेबिलिटी, या तो किससे देखें,
ब्रेनिक प्रभाव के आधार पर या अतिसंयुग्मन प्रभाव के आधार पर। तो कल हमने एक बात बोली थी कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, अतिसंयुग्मन प्रभाव क्या होता है, डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है। अतिसंयुग्मन प्रभाव क्या होता है, प्रभावी होता है, कंपैरेटिवली प्रेरणिक प्रभाव। तो अतिसंयुग्मन प्रभाव इसके कंपैरेटिवली क्या होता है, डोमिनेंट फैक्टर होता है, कंपैरेटिवली प्रेरणिक प्रभाव। तो अपन स्टेबिलिटी भी अगर देखेंगे तो डोमिनेंट जो फैक्टर है उसी से चेक करेंगे। तो अपन इसकी स्टेबिलिटी यहाँ से किसको नहीं चेक करेंगे, प्रेरणिक प्रभाव से चेक नहीं करके, क्योंकि इसके कंपैरेटिवली क्या है, दुर्बल है, या मैं कहूँ अतिसंयुग्मन प्रभाव क्या है, इसके कंपैरेटिवली प्रभावी फैक्टर है। तो यहाँ पे अतिसंयुग्मन प्रभाव के आधार पर इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को अपन चेक करेंगे। तो अतिसंयुग्मन प्रभाव का मतलब क्या हुआ, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होगा, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होगा, CH3 ग्रुप में हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा है। यहाँ पे जो प्लस H प्रभाव, यहाँ पे क्या है, प्लस H प्रभाव सबसे ज्यादा है। प्लस H प्रभाव सबसे ज्यादा होने के कारण, या मैं कहूँ हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की जो अमाउंट, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा और इस कंपाउंड की सबसे कम। रिलेटिव अपने क्या देखा, अतिसंयुग्मन प्रभाव के आधार पर जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा तो रिलेटिव कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये अपनी बात हो गई कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी की, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन को काम में लेके अपने एक एग्जांपल को समझ लिया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अपना जो सबसे पहले जो सब हेडिंग थी अपनी, वो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, उसमें अपने सब हेडिंग क्या ली, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब मैं बात कर रहा हूं अपनी जो सेकेंड सब हेडिंग है, अपन हाइपर कॉन्जुगेशन को काम में लेके रेडिकल की, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक, उसकी अपन क्या करेंगे, स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो अपनी जो सेकंड सब हेडिंग थी उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ध्यान से समझिएगा। रेडिकल की बात करें अपन, हाइपर कॉन्जुगेशन अतिसंयुग्मन प्रभाव को काम में लेके अपन क्या करेंगे, इस फ्री रेडिकल मुक्त मूलक की क्या करेंगे, स्थायित्व की बात करेंगे। तो इसके लिए मैं इसको समझाने के लिए छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने कोई एग्जांपल लिया, जैसे CH3 CH2 रेडिकल, CH3 CH3 रेडिकल, CH3 CH3 रेडिकल। अपने को क्या पूछ ले, रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, स्थायित्व का क्रम बताओ, स्टेबिलिटी क्या होगी। तो अपने को क्या चेक करना है, एप्लीकेशन किसके चल रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के, अतिसंयुग्मन प्रभाव के आधार पर इस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को चेक करना है। तो मैंने क्या कहा था, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ने से, अगर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, स्थायित्व बढ़ेगा। ये अपन ने कार्बोकेटाइन में भी देखा था, स्थायित्व बढ़ेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जहाँ पे ज्यादा होगी वहाँ पे क्या होगा, स्थायित्व बढ़ेगा। अब अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ने का मतलब क्या है, अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। ये अपना जो रेडिकल है, ये अपना रेडिकल, इसके जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े जो हाइड्रोजन वो क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो फर्स्ट कंपाउंड में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। सेकंड कंपाउंड में अगर बात करूं, ये रेडिकल है, रेडिकल के जस्ट पास वाला कार्बन है अल्फा, रेडिकल के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 + 3 6। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 6, यहाँ पे कितने थे, 3। अगर इसमें मैं बात करूं रेडिकल से जुड़ा कार्बन, इस कार्बन ये क्या है, सभी अल्फा कार्बन है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन की संख्या। तो मैंने क्या कहा, अगर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ने से मतलब क्या हुआ, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ गया।
हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ गया, हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ने से स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जहाँ पे ज़्यादा है उस कंपाउंड की कॉरस्पॉन्डिंग अपने रिलेटिव अगर बात करें स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इस 3 डिग्री रेडिकल की अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री की। तो ये अपने रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करी जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन को काम में लेके अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर हमने रिलेटिव स्टेबिलिटी को चेक कर लिया। अब बात आती है अपनी थर्ड कैटेगरी। अपनी जो थर्ड कैटेगरी है वो है स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। सबसे पहले अपन स्टेबिलिटी देखी कार्बोकेटाइन की, उसके बाद अपन ने रेडिकल की स्टेबिलिटी पढ़ ली। अब अपन बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। अपनी जो थर्ड सब कैटेगरी है वो अपनी होगी स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। एल्किन की स्टेबिलिटी अपन चेक करेंगे जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन या अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर अपन क्या करेंगे, इस एल्किन की स्टेबिलिटी को बताएंगे। तो इस स्टेबिलिटी को अपन चेक करने से पहले मैंने क्या कहा, किसी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ने से, अगर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी अस्थायी तो उस कंपाउंड क्या होगा, बढ़ेगा। अब बात आती है अल्फा हाइड्रोजन की संख्या। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कैलकुलेट कैसे की जाती है, इसके अपन कुछ कंपाउंड्स में अपन बात करेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या का निर्धारण किसी कंपाउंड में कैसे किया जाता है, जिसके आधार पर अपन क्या बता सकते हैं, स्टेबिलिटी बता सकते हैं। तो मैं ऐसे कुछ कंपाउंड्स ले रहा हूं जिसमें अपन अल्फा हाइड्रोजन की संख्या काउंट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे तो अपना हेडिंग क्या है, कैलकुलेट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। किसी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कैसे डिटर्मिनेशन होती है उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो अपनी हेडिंग क्या होगी, काउंटिंग ऑफ काउंट इन कंपाउंड्स काउंट इन कंपाउंड्स अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन अपने को किसी कंपाउंड्स में कैसे काउंट किए जाते हैं या कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात करने के लिए अपने को क्या ध्यान में रखना है। तो एक स्टेटमेंट बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन वही इन्वॉल्व होंगे जो क्या हो, हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहे हो। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या वही काउंट होगी, वही काउंट होगी जो अतिसंयुग्मन प्रभाव, अतिसंयुग्मन प्रभाव में काम आए। तो मैंने क्या कहा कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या किसी कंपाउंड में वही काउंट होगी जो अतिसंयुग्मन प्रभाव या हाइपर कॉन्जुगेशन में काम आए या इन्वॉल्व हो। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, इस स्टेटमेंट का बेसिकली मीनिंग क्या है उसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। ये कह रहा है कि अतिसंयुग्मन प्रभाव में कुछ ऐसे अल्फा हाइड्रोजन आते हैं जिसमें अतिसंयुग्मन प्रभाव अगर कोई कंपाउंड अपनी अल्फा पोजीशन पर अगर दे रहा है तो वही अपने को अल्फा हाइड्रोजन की संख्या काउंट करनी है, अदर अपने को काउंट नहीं करनी है। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया जिसमें अपने को क्या पूछ रहे, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी। जैसे कोई कंपाउंड दे दिया, कंपाउंड में जैसे सबसे पहले अगर बात करूं, ये अपने को एक कंपाउंड दिया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, ये अपने को एक कंपाउंड दे दिया।
इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, ये अपने को एक कंपाउंड दे दिया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, ये अपने को एक कंपाउंड दे दिया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ये अपने को एक कंपाउंड दे दिया। इन सभी में अपने को क्या चेक करना है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात करनी है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अपने को सबसे पहले क्या चेक करना है, ये जो अल्फा हाइड्रोजन पूछ रहा है इसका मतलब क्या है, कंपाउंड के ये सभी कंपाउंड्स क्या देंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, ये जो इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है, ये सभी पॉजिटिव चार्ज वाले हैं जिसमें क्या है, कार्बोकेटाइन है। तो ये कार्बोकेटाइंस वाले, कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर रहा है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या पूछ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, जिस कार्बोकेटाइन जिसके पास अगर किसी कार्बन पर जैसा चार्ज है, चाहे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, रेडिकल हो या एल्किन हो, किसी भी तरीके की हो, तो पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के जस्ट पास वाला जो कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन, ये क्या है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन, इनसे जुड़े हाइड्रोजन वो क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए इस कंपाउंड में, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इस कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसी तरीके से अगर मैं इसमें बात करूँ अल्फा हाइड्रोजन की, तो पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे है उसके जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कितने हैं, 3। इससे जुड़े जो अल्फा हाइड्रोजन है उसकी संख्या अपने को काउंट करनी है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो कितने हुए अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, 6 और 2 8। अगर इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो इस पॉजिटिव चार्ज जिस पे पॉजिटिव चार्ज है जिस कार्बन पे, उसके जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। जिस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। अगर मैं यहाँ पे अगर अल्फा हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है इस अल्फा कार्बन पर और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन पर। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई, 2। इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज उसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा। इससे जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो 3, 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 7। इसी तरीके से इस कंपाउंड में अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे उसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन। अगर इसमें कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 3। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई, 5। इस तरीके से किसी कार्बोकेटाइन में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या काउंट की जाती है। अब बात आती है इसी तरीके से अगर मैं रेडिकल में बात करूं, यहाँ पे इस पॉजिटिव की जगह क्या काम में ले लूँ, रेडिकल, उसमें किस तरीके से अपने को अल्फा हाइड्रोजन की संख्या काउंट की जाती है उसकी चर्चा करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं इसी तरीके से कुछ और। तो अपन ने बात बोली थी कि अल्फा हाइड्रोजन अगर काउंट करेंगे तो वही काउंट होंगे जिसमें क्या हो, हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहे हो। अपने क्या देखा, अल्फा हाइड्रोजन पर, अल्फा कार्बन पर उपस्थित अल्फा हाइड्रोजन ही क्या देंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देंगे जिसमें अपने अल्फा हाइड्रोजन की संख्या काउंट की। अब इसी तरीके से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ और जैसे मैंने बात की कुछ कंपाउंड्स अपने को दे देगा जिसमें क्या पूछेगा, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बताओ। इसी तरीके से कुछ कंपाउंड्स और भी दे सकता है।
इसमें अपने को क्या पूछ ले, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बताओ। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, कंपाउंड दिया गया, कंपाउंड कौन सा है, इसमें जो एल्किन की बात कर रहा है, एल्किन में हाइपर कॉन्जुगेशन। एल्किन में हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए मैंने बताया था, ये जो एल्किन है इसके जस्ट पास वाला ग्रुप कौन सा कार्बन कहलाता है, पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन। ये जो कार्बन है ये क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। इससे जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1, क्योंकि 3 वैलेंसी कार्बन के द्वारा 1 हाइड्रोजन है, तो इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1। इसी तरीके से ये किस कंपाउंड में पूछ रहा है अपने को अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, एल्किन में। सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन किस में हो रहा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन किस में हो रहा है, यहाँ पे एल्किन में। एल्किन के जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 0। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई, 2, 1 3 और 1 4। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अपने क्या चेक करना है कि ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन किस में बात कर रहा है, रेडिकल में। रेडिकल के जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन, और ये भी क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। तो इसके जस्ट पास वाला कार्बन, इसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 2। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 3। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले रेडिकल में पूछ रहा है, इसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, और ये भी अल्फा कार्बन। इससे जुड़े हाइड्रोजन कितने हैं, 1। इससे जुड़े 3 और इससे 2। तो कितने हो गए, 3 2 5 और 1 6। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 6। अगर मैं इसी कंपाउंड में अगर मैं बात करूँ, रेडिकल की बात कर रहा है, इसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन। तो इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 3। इस तरीके से रिलेटिव कंपाउंड्स में अपने को क्या पूछता है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कैलकुलेट करो। अब अपन कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ये अपने नॉर्मल एग्जाम्पल थे। अब जैसे मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, अब जो एग्जाम्पल आ रहा है उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, अपने को क्या पूछ ले, इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बताओ। तो मैंने क्या कहा था, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या वही काउंट करेंगे जो क्या हो रही हो, अतिसंयुग्मन प्रभाव शो कर रही हो, अतिसंयुग्मन प्रभाव दे रही हो। अल्फा हाइड्रोजन वही काउंट करेंगे जो अतिसंयुग्मन प्रभाव प्रदर्शित करे, जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन, या अल्फा हाइड्रोजन वही काउंट होंगे जिसमें क्या हो, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो। अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड में, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अगर अपने को काउंट करनी है, तो अल्फा हाइड्रोजन सबसे पहले बात आती है, किस में पूछ रहा है, इस कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं कार्बोकेटाइन के जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन, और इसके जस्ट पास वाला कार्बन इधर क्यों, इस इधर क्या नहीं होगा, अल्फा कार्बन नहीं होगा, क्योंकि एल्किन इसके साथ क्या है, कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट का बेसिकली मीनिंग क्या है, इसमें क्या है, रेजोनेंस, अनुनाद है। अनुनाद कैसे है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ जाएं और यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा, यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये sp3 बन गई। ये sp3 दोनों दिखने में तो क्या है, सेम ही लग रही है, पर ध्यान से देखिएगा, मैंने बात की कि पॉजिटिव चार्ज के जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। इधर अल्फा कार्बन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है या फिर ये डबल बॉन्ड है, ये क्या हो रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेट हो रहे हैं। कॉन्जुगेशन या अनुनाद में
पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉन्जुगेट हैं, तो इनकी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अपने को अलग अलग, ये कंपाउंड अलग हाइपर कॉन्जुगेशन देगा और ये कंपाउंड अपना अलग हाइपर कॉन्जुगेशन देगा। तो इन दोनों कंपाउंड्स की अगर मैं अनुनादी संरचना लिख दी मैंने, इसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अगर बात करूं तो दोनों की ऐड होकर टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले इस कंपाउंड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, इस अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? ये पॉजिटिव चार्ज, इसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इस पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या इस कंपाउंड में विद इस जो कॉन्जुगेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनी और कॉन्जुगेशन से पहले जो स्ट्रक्चर है दोनों में ऐड करके लिखे जाते हैं। तो 3 + 3 = 6 अल्फा हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से कंपाउंड्स में अपने को अल्फा हाइड्रोजन की संख्या काउंट करनी है, जो हाइपर कॉन्जुगेशन देंगे वही अल्फा हाइड्रोजन को अपने को काउंट करने हैं। इसी तरीके से अपन कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, ध्यान से समझिएगा ये एग्जांपल्स। जैसे एग्जांपल लिया मैंने और एग्जांपल्स को ध्यान से देखिएगा। एक तो ये एग्जांपल हो गया, इसी तरीके से मैं बात कर रहा हूं इन कंपाउंड्स में अपने को क्या पूछ रहे हैं? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बताओ। तो अपन सबसे पहले क्या चेक करेंगे, किस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या की बात कर रहा है? ये जो कंपाउंड दिया गया क्या है? एल्किन। एल्किन के जस्ट पास वाला कार्बन, इस एल्किन ग्रुप के जस्ट पास वाला कार्बन, ये अपना एल्किन ग्रुप है, इसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या इस कंपाउंड में कितनी हो गई? यहाँ पे कितने हैं? 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे कितने हैं? 3। तो 3 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन की यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस कंपाउंड में अगर अपने को अल्फा हाइड्रोजन पूछे तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, किसमें पूछ रहा है? कार्बोकेटाइन में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या पूछ रहा है। तो कार्बोकेटाइन के जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। ये कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। इधर वाला अल्फा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये इसके साथ क्या हो रहा है? कॉन्जुगेट हो रहा है। कॉन्जुगेशन या आपने क्या है? संयुग्मी या रेजोनेंस शो करेगा। कैसे शो करेगा? ध्यान से देखिएगा। ये कंपाउंड इसके साथ कैसे रेजोनेंस शो करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएं तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? यहाँ पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब ये कंपाउंड दिखने में तो क्या है? इसके जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अपन ने बता दी, रेजोनेंस शो कर दिया, जिसमें अपन ने क्या बात की थी? कार्बोकेटाइन के जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। और इधर वाला अल्फा नहीं होगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड इसके साथ है, कॉन्जुगेशन में है, वापस ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो कॉन्जुगेशन में ये 2 स्ट्रक्चर बनी। अब अगर मैं बात करूं अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, अपन ने बोला था कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की अलग अलग अल्फा हाइड्रोजन की संख्या और उनको ऐड करके टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बताई जाती है। तो इस कंपाउंड में अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बात करूं तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। यहाँ पे इस अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? 2। तो इस कंपाउंड में 2। इस कंपाउंड में कितनी है? अल्फा हाइड्रोजन के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, जो पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़ी 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे भी कितनी है? 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई? 2 + 2 = 4 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से कॉन्जुगेशन में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज या रेडिकल या फिर एल्किन अगर कॉन्जुगेशन में आ रही है तो उसमें कॉन्जुगेशन शो, ये अपना एक बेसिक फंडा होता है जिसमें अपन कॉन्जुगेशन शो करके इजीली अल्फा हाइड्रोजन की संख्या काउंट कर सकते हैं। अब अपन कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे एग्जांपल लिया मैंने
इस कंपाउंड में अपने को क्या पूछ ले, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बताओ। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो जैसे पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या काउंट करते हैं। तो ये क्या है, सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या किस कंपाउंड में पूछ रहा है, रेडिकल में। रेडिकल के जस्ट पास वाला कार्बन, जिस कार्बन पे क्या है रेडिकल है, उसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन। इधर वाला अल्फा नहीं होगा क्योंकि एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या हो रहा हो, कॉन्जुगेशन हो रहा हो। ये क्या है, संयुग्मी। इसके साथ कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या है, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएं और यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन्स में क्या है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, जिसमें रेडिकल है इसलिए होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या आएगा, रेडिकल, ये बॉन्ड पहले से था, ये कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड में अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बात करूं तो जो रेडिकल है उसके जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा कार्बन, ये अल्फा नहीं होगा क्योंकि इसके साथ क्या देगा, कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस शो करेगा। अब अगर मैं अलग अलग इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बात करूं तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, इसमें कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 प्लस इसमें कितने हैं, 3 तो ये रहे, 2 ये रहे, 3 2 5। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 7 इज द करेक्ट आंसर। अगर इस कंपाउंड में अगर मैं बात करूं अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, तो इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो जो कार्बन है उस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड इसके साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। कैसे हो रहा है, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूं इस कार्बन पे आ जाएं, यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो रेजोनेंस के बाद अगर मैं बात करूं तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव ने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कंपाउंड बन गया। तो मैंने क्या कहा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। ये भी क्या है, अल्फा। ये अल्फा नहीं होगा, ये कार्बन अल्फा नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, इसके साथ क्या होगा, कॉन्जुगेशन से ये स्ट्रक्चर वापस बन जाएगी। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या की अगर मैं बात करूँ, अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, इसमें कितने हैं, अल्फा कार्बन 1 है, अल्फा कार्बन 1 होने के कारण यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ पे अगर अल्फा हाइड्रोजन की मैं बात करूँ, अल्फा कार्बन देख लो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 1 4। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से कंपेरेटिवली अपने अल्फा हाइड्रोजन की संख्या किसी कंपाउंड्स में चेक की जाती है। अब अगर मैं बात करूँ ऐसे ही कुछ कंपाउंड्स की, ये अपनी बात होगी अल्फा हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। अब जैसे मैंने कोई और एग्जांपल लिया, ध्यान से समझिएगा। मैंने एग्जांपल लिया, ये अपने वो एग्जांपल दे दिया जिसमें क्या पूछ ले, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बताओ। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या काउंट करने से पहले अपने क्या चेक करना है, किसमें पूछ रहा है, कार्बोकेटाइन में। कार्बोकेटाइन जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन। ये कार्बन क्या नहीं होगा, अल्फा कार्बन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसके साथ कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस शो करेगा। कैसे करेगा, ध्यान से देखिएगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ, ये बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड है, ये अपना मेथिल ग्रुप, ये कंपाउंड बन गया। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले अपन जिस कार्बन से पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। ये कार्बन अल्फा नहीं है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये कॉन्जुगेशन शो करेगा, अनुनाद देगा, जिसके कारण वापस ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू, यहाँ पे 3, ये अल्फा हाइड्रोजन, इस कार्बन पर 3 है अल्फा हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 5 तो ये हो गए, प्लस
इसमें कितने हैं 3 और 2 5, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 10। 10 इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कुछ कंपाउंड्स की, तो ध्यान से देखिएगा। अपने को कोई कंपाउंड दे दे, जैसे ये अपना एग्जांपल है जिसमें क्या पूछ रहे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बताओ। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या दिया गया है, रेडिकल। रेडिकल में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या की बात कर रहा है, तो सबसे पहले इसके जस्ट पास वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। ये कार्बन अल्फा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये इसके साथ क्या देगा, कॉन्जुगेशन या अनुनाद देगा। अनुनाद से बनने वाली स्ट्रक्चर क्या होगी, ध्यान से देखिए। यहाँ पे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रेडिकल है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। होमोलाइटिक क्लीवेज या समान विदलन होगा इस बॉन्ड का, जिसके कारण आधे इलेक्ट्रॉन इधर आधे इलेक्ट्रॉन इधर, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर गया एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो बनने वाला जो कंपाउंड है वो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक बॉन्ड में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल, तो ये कंपाउंड बन गया अपना। इसमें अगर रिलेटिव अल्फा हाइड्रोजन की संख्या की बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, फर्स्ट कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन इस अल्फा कार्बन पे कितने हैं 2, और इस कंपाउंड में अगर मैं बात करूं तो इसके जस्ट पास वाला कार्बन, जिस कार्बन पे रेडिकल है उसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और ये अल्फा नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, सॉरी डबल बॉन्ड है जो हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस से वापस ये स्ट्रक्चर बना देगा। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी कितने हैं, अल्फा कार्बन पर 2, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से कंपेरेटिवली कंपाउंड्स में क्या देखे जाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या देखी जाती है। तो अपन ने कुछ कंपाउंड्स देखे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कैसे काउंट होती है उसकी अपन बात की। तो ये आप जितना मैंने अभी तक हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ाया है, एल्किन की स्टेबिलिटी से पहले अपने को क्या काउंट करना आना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कैसे काउंट की जाती है और किसी कंपाउंड्स में अपने को आना चाहिए। अब अपन हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन जो इसका एप्लीकेशन है उसको अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोगों को जितना अभी पढ़ा रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करिए और लिख लिख के याद करिएगा, तभी अपने ये समझ में आएगा। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके आगे का कंटेंट अपन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।